हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रतुल आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल आराधना आयुर ब्लॉग AKN में स्वागत करता हूँ। हम इस वीडियो में एक आयुर्वेदिक दवा जो कि एक अरिष्ट है, नाम है अभयारिष्ट। हम अभयारिष्ट के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे, देखेंगे उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, प्रमुख इंग्रेडिएंट्स आते हैं, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसका निर्माण करती है और देखेंगे अभयारिष्ट के गुण क्या क्या है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो तक, स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर कोई भी नया है इस चैनल पे, आप ज़रूर जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा। आपके राइट साइड में एक बेल बटन दिखेगा, उधर क्लिक करके एनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की लिंक या नोटिफिकेशन आपकी तरफ डायरेक्ट पहुंच सके। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अभयारिष्ट, तो जो नाम ही दर्शाता है अभयारिष्ट, अभया, तो जब हम स्प्लिट करते हैं ये अभयारिष्ट को, वो बनता है अभयारिष्ट। अरिष्ट जो है, अरिष्ट एक कल्पना है, और जो अभया है वो अ प्लस भया, अ प्लस भया, अभया। तो जिसको कोई डर ना हो किसके डिसीज से, कोई रोग से, जिस औषधि को, नहीं तो उसका अर्थ ये बना जिसको कोई डर ना हो कोई भी बीमारी से, तो उतना पावरफुल है ये अभयारिष्ट। नो फियर टुवर्ड्स एनी ऑफ द डिसीजेस। तो अभया, भया क्या होता है? फियर होता है। तो अभया क्या हुआ? कोई भी डर ना हो, नो फियर रोग से। तो उतना पावरफुल एक अरिष्ट कल्पना है ये अभयारिष्ट। बहुत से फेमस औषधि भी है। और पहले मैं बोल देता हूँ, जो अभयारिष्ट है वो हमने वैशज्य रत्नावली और अष्टांग हृदय अर्श चिकित्सा 64 में लिया गया है। इन दोनों में इसका रेफरेंस है अभयारिष्ट का। वैशज्य रत्नावली में भी है और अष्टांग हृदय अर्श चिकित्सा में भी आपको अभयारिष्ट का रेफरेंस मिलेगा। तो आप जाके देख सकते हैं। ये स्पेशली ये वीडियो आयुर्वेदिक छात्र और डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स सभी के लिए है। तो इसका मिसयूज़ ना करें, ओवर द काउंटर मेडिसिन का ना प्रयोग करें। एक डॉक्टर की सलाह पर ही हर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ करें। ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, उसको उसी की तरह अब लीजिएगा। चलते हैं हम वीडियो के और की तरफ। तो अभया, अभया संस्कृत में अभया एक औषधि है। संस्कृत में अभया को हरितकी कहा गया है। हरितकी एक जड़ी बूटी है, एक औषधि है। तो हरितकी का एक सिनोनिम है अभया। तो अभयारिष्ट, अभया इसमें इस औषधि में अभया का प्रेफरेंस है, उसके लिए भी अभयारिष्ट बताया गया है। लेकिन जो हरितकी ओनली अभया नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे औषधि है जो मेजर क्वांटिटी में है। अभया इसमें उतना बड़ा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसका नाम अभयारिष्ट रखा गया है क्योंकि जब मैंने पहले बताया था अ प्लस भया, अभया, जो फियर ना हो। नहीं तो इसमें हरितकी का प्रेजेंस है, इसलिए उसको अभयारिष्ट कहा गया है। देखते हैं हम कौन कौन से दूसरे घटक द्रव्य कौन कौन से है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया गया है। तो जब इंग्रेडिएंट्स की बारी आती है तो दो रेफरेंस मैंने पहले बताए थे। तो उसमें से जो अष्टांग हृदय के जो रेफरेंस में जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो है अभया का त्वक, जो बार्क होता है उसको हाफ प्रस्था लिया गया है। आमलकी, जो एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस बोलते हैं आमलकी, उसको एक प्रस्था। कपिता 10 पला विशाला और 2 पला लोध्र, मरीच, पिपली, विडंग, इन सभी द्रव्यों का 2 पला लिया गया है। और उसी की तरह ये एक अरिष्ट कल्पना है, इसलिए उसमें गुड़ का प्रयोग किया गया है। जो जैगरी होता है, गुड़ का प्रयोग किया है, वो 2 तुलाम गुड़ इसमें प्रयोग किया है। और उसी के साथ एक प्रस्था धातकी इसमें यूज़ किया गया है। तो ये था अष्टांग हृदय का जो हमने बोला था क्वांटिटी उसमें बताया गया, एक प्रस्था, पला,
तो इतना पला वो अष्टांग हृदय के रेफरेंस में है। और जब वैशिष्ट्य रत्नावली के रेफरेंस में आप जाओगे तो उसमें मिलेगा 1 तुलाम अभया, उसके साथ आधा तुलाम मृद्विका, 10 पला विढंगा, 10 पला मधुका कुसुमा, तो उसको कषाय बनाया जाता है। तो हर एक जो अरिष्ट जो बनाते हैं पहले थोड़े द्रव्य को लेके उसका काढ़ा बनाया जाता है, उस काढ़े के साथ वो गुड़ का प्रयोग करते हैं और जो प्रक्षेप और संतान के लिए जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसके लिए रख देते हैं, 6 महीने 1 साल 2 साल ऐसे रख देते हैं। तो उसी से वो अरिष्ट कल्पना अरिष्ट बनता है। तो वैशिष्ट्य रत्नावली में मैंने जो बोला था 2, उसके साथ ही 1 तुलाम गुड़ का प्रयोग होता है और उसी के साथ 2 पला घोक्षूर, त्रिव्रत, धान्य का, इंद्रवारुणी, शुंठी, दंती आदि का प्रयोग इसमें किया गया है। तो जो अभयारिष्ट जो अरिष्ट कल्पना है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट अभया नहीं है, उसके अलावा अभया भी इसमें प्लस उसमें है, इंग्रेडिएंट के नाम से उसमें है, लेकिन उसके अलावा आमलकी, कपिता और विशाला वो 3 जो इंग्रेडिएंट है वो बड़े क्वांटिटी में उसमें अवेलेबल रहते हैं। और अष्टांग हृदय के अनुसार देखें तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट कहा गया है वो आमलकी है। और जब भी ये जो अभयारिष्ट इसमें प्रयोग किया जाता है वो किसी अनुपान के साथ, मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ अभयारिष्ट लेने से अच्छा नहीं तो कोई भी एक कल्पना लेने से अच्छा क्या है, अनुपान के साथ उसका इस्तेमाल करें। तो आपके डॉक्टर ही इसका सलाह दे सकते हैं रोग के ऊपर, प्रकृति के ऊपर और आपके कंडीशन के ऊपर कौन सा अनुपान आपके लिए सूट होगा। तो आप इस अभयारिष्ट का प्रयोग करने से पहले एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही इसका प्रयोग किया। तो थोड़े अनुपान ऐसे है जैसे कि धन्वंतर गुलिका हुआ, ऐसे ही षड्धारण गुलिका हुआ, तो ऐसे अनुपान के साथ अभयारिष्ट का प्रयोग होता है। अगला हम डिस्कस करते हैं अभयारिष्ट के फ़ायदे के ऊपर। अभयारिष्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से रोग में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले बताएंगे अभयारिष्ट के फ़ायदे। तो पहले ही अभयारिष्ट में जो इंग्रेडिएंट है उसमें हरितकी आता है। तो हरितकी घटक द्रव्य में हरितकी आता है, वो क्या है, वात अनुलोमन है, वात को गति का सही करती है। हमारे पेट में जो, हमारे शरीर में जो वायु जो शोभ हो गई है, नहीं तो तिर्यक गति में आ जाती है, कभी कभार वायु शोभ होता है, तो उस वायु शोभ जो वात की गति है, वात अनुलोमन करती है, हमारे वात को ठीक करती है। और ऐसे ही हमारे शरीर में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको सही करने में भी अभयारिष्ट का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे जो पेट में, हमारे शरीर में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का जो फंक्शनिंग होता है उसको ठीक करने में अभयारिष्ट बहुत उत्तम माना गया है। और वैसे ही इसमें जो ये एक लैक्सेटिव का भी काम करता है, एक लैक्सेटिव का काम करता है और ये बहुत सा अच्छा रिजल्ट देता है पाइल्स की कंडीशन में। जिनको पाइल्स होती है, जो ब्लीडिंग भी होता है, नॉन ब्लीडिंग होता है, लेकिन ये जो कंडीशन, ये जो अभयारिष्ट है वो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत सा अच्छा रिजल्ट देता है। जो कॉन्स्टिपेशन के साथ होता है, देखो कॉन्स्टिपेशन ने तो जो कब्ज़ हमारे शरीर में बनता है वो बहुत सारे रोगों का उत्पन्न करने में ये कामयाब रहता है। जो कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज़ हमारे शरीर में आती है, ये मेनली ड्यू टू हमारे जो खान पान, हम जो एक्सरसाइज कम करते हैं, अभी ना करते हैं, नहीं तो कम करते हैं, नहीं तो अभी की जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, उन सभी के कारण हमारे शरीर में कब्ज़ पैदा होती है। हम ऐसा फास्ट फूड खाते हैं जहाँ से हमारे शरीर की जो अग्नि होती है, जाठरा अग्नि हो, धात्वा अग्नि हो, हमारे शरीर कोष्ठ में जो अग्नि
होती है वो बुझ जाती है। उसी कारण हम जो भी खाते हैं उसका सही से पचन ना होता है, क्योंकि हमारे शरीर की जो अग्नि है वो कम होगी, नहीं तो बुझ गई होगी। तो उसी कारण हमारे शरीर में आम पैदा होता है, नहीं तो हमारे शरीर में कब्ज़ पैदा होती है। तो इसी कब्ज़ से हमको बहुत सारे अन्य रोग जैसे कि पाइल्स हुआ, फिस्टुला हुआ, फिशर इन एनो हुआ, नहीं तो हमारे जो हमको खट्टा डकार आता है, नहीं तो गैस फॉर्म होती है, भूख नहीं लगती है। तो ऐसे कई रोगों का उत्पन्न हमारे शरीर में होने वाली अग्नि की क्षय, नहीं तो अग्नि का जो बुझ जाना और हमारे शरीर में जो कब्ज़ पैदा होती है, इसी से बहुत सारे पेट की समस्याएं हमारे शरीर में होती है। तो उन सभी कंडीशन में से जो कॉन्स्टिपेशन होता है उससे रिलीव करने में अभयारिष्ट बहुत सा उत्तम औषधि माना गया है। इसके अलावा ये हमारे शरीर के अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी जो होती है, हमारे शरीर में जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे शरीर में एक अवयव है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम कॉलम रेक्टम, ऐसा आता है सीकम कॉलम रेक्टम, वैसी फॉर्मेशन होती है, सभी छात्रों को पता होगा। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मेन फंक्शन होता है, 3 मेन फंक्शन होते हैं। उसमें से जो पहला है अब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसको सही से अब्सॉर्ब करना। जो हम खाते हैं, खान पान करते हैं, वो जो पानी होता है, नहीं तो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसका सही से अब्सॉर्प्शन करना, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक फंक्शन होता है। और दूसरा है प्रोड्यूसिंग एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ द विटामिन्स, जो विटामिन्स का अब्सॉर्ब करना, इलेक्ट्रोलाइट्स का अब्सॉर्प्शन करना, ये सब हमारे कौन करता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। और तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोपेलिंग द फीस टुवर्ड्स रेक्टम, जो हमारे फीसस, जो हमारे शरीर में जो मल होते हैं उसको द्वार की ओर, नहीं तो उसको एलिमिनेट करने के लिए पुश करना, बाहर की ओर पुश करने में लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो मैंने बोला था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हमारे शरीर के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल कर उसका सही से फंक्शन कराने में हमारे अभयारिष्ट का बहुत सा इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारे शरीर में प्रॉपर इवैक्यूएशन, जो बवल होता है, जो मल होता है हमारे शरीर में जो उत्पन्न होती है, उसका सही से इवैक्यूएट करने में ये औषधि हेल्प करती है और हमारे शरीर को, हमारे इंटेस्टाइन को रिजुविनेट करती है। और इसका जो एक्शन होता है मेनली हमारे शरीर आमाशय में होता है, पक्वाशय में होता है। और इसका अदर प्रॉपर्टीज हम बोले तो उसको पित्त सारक है, बद्ध कोष्ठहरा है। बद्ध कोष्ठहरा मीन्स जो मल हमारे शरीर में पैदा होते हैं उसको बाहर करने में, नहीं तो उसको एक्सपेल करने में ये हेल्प करती है। और ये एक मूत्रला औषधि भी है, आम विषहर भी है। और मैंने पहले ही बोला था इसको, ये जो अभयारिष्ट है वो एक अच्छा उत्तम औषधि माना गया है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला इन एनो, उन सभी रोगों में। और जो अभयारिष्ट है वो त्रिदोष हरा है, तीनों दोष में ये एक्ट करती है। हमारे जो वात दोष हो, पित्त दोष हो, कफ दोष हो, इन तीनों दोषों को इक्विलिब्रियम में लाने में ये औषधि अच्छा काम करती है। और मैंने पहले बोला था अपान वातानुलोमन, हृदय की हरड़ इसमें प्रसन्न है तो वातानुलोमन करती है, वात को सही दिशा में लेके आती है। और पित्त सारक है और उसका अग्नि का दीपन करना और पाचन करना, हमारे शरीर में जो अग्नि बुझ जाती है उस अग्नि को दीप्त कर और हमारे शरीर के जो हमारे शरीर के जो अपचित अन्न होते हैं उसको पाचन करने में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वैसे ही मल कर्म में देखें तो वो एक मल अनुलोमन है, मल का सही से एक्सपेल करने में, बाहर करने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसे ही मूत्र विबंध हर है,
और कौन कौन से रोग में अब इसका प्रयोग कर सकते हैं? अर्शग्न, अर्शस में, अर्शग्न पाइल्स में, शोफहरा हमारे जो जनरलाइज्ड एडिमा होते हैं, कौन कौन से हमारे रोग ऐसे हैं जो हमारे शरीर में जनरलाइज्ड एडिमा पैदा करती है, जैसे कि हार्ट की कोई बीमारी हो, लिवर का कोई बीमारी हो, नहीं तो किडनी के जो बीमारी में हमको जनरलाइज्ड एडिमा हमको बॉडी में दिखाई देता है। तो हमारे शरीर में पूरी शोथ जैसा नहीं तो एडिमा जैसा होता है, उस कंडीशन में भी आप अभयारिष्ट का प्रयोग कर सकते हो। और इसके अलावा ये एक विषहर भी है, कृमिघ्न औषधि भी है, एंटी हेलमेंटिक औषधि, कृमिघ्न औषधि भी है। और इसकी जो रस की बात करें वो तिक्त कषाय मधुर आम्ल कटु रस प्रदान है। इसमें मेनली तिक्त कषाय औषधि है, मधुर आम्ल कटु रस प्रदान है ये। और कौन कौन से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज सभी एक अगर देखें तो सभी फार्मास्यूटिकल जो मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसका प्रोडक्शन करती है। कोटकल हुआ, वैद्यरत्नम हुआ, सीताराम, ऐसी डाबर जो धूतपापेश्वर है, वो अधिकतर सभी कंपनीज इसका प्रोडक्शन करती है। तो आपको इसलिए वो स्टोर से अवेलेबल हो सकती है। तो मेनली हमारे शरीर में होने वाले जो कब्ज़, हमारे शरीर में जो कब्ज़ उत्पन्न होते हैं और पेट की जो भी समस्या हो, कब्ज़ के कारण कोई भी आपको बीमारी हो, जैसे पाइल्स हुआ, फिशर हुआ, फिस्टलाइन हुआ, उन सभी रोगों में ये अभयारिष्ट एक उत्तम औषधि माना गया है। बस हमें इतना ही बताना था इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद।